हाल के वर्षों में यूरोपीय संघ विवादास्पद खरपतवार नाशक ग्लाइफोसेट से जूझ रहा है। इसके संभावित स्वास्थ्य जोखिमों, पर्यावरणीय प्रभाव और भोजन में अवशेषों ने तीव्र बहस छेड़ दी है। यूरोपीय संघ की नियामक मूल्यांकन प्रक्रिया अलग अलग सदस्य राज्यों की राय के साथ मिलकर इसके पुनः अनुमोदन को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। ग्लाइफोसेट मुद्दे की जटिलताओं को समझने और यूरोपीय संघ के नियमों में नवीनतम विकास के बारे में सूचित रहने के लिए विस्प्रोप्लस पर हमसे जुड़े। 1. स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। ग्लाइफोसेट कई खरपतवार नाशक में सक्रिय घटक है, जिसमें मोनसेंटो, अब बायर के स्वामित्व में, द्वारा निर्मित लोकप्रिय उत्पाद राउंडअप भी शामिल है। ग्लाइफोसेट के संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में चिंताएं मुख्य रूप से कैंसर के साथ इसके संबंध के इर्द गिर्द घूमती हैं। 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के भीतर एक विशेष एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC, ने ग्लाइफोसेट को संभवतः मनुष्यों के लिए कैंसरकारी समूह 2A के रूप में वर्गीकृत किया। यह वर्गीकरण मनुष्यों में ग्लाइफोसेट की कैंसरजन्यता के सीमित साक्ष्य और प्रायोगिक जानवरों में कैंसरजन्यता के पर्याप्त साक्ष्य पर आधारित था। इस वर्गीकरण ने महत्वपूर्ण बहस और विवाद को जन्म दिया, जबकि कुछ अध्ययनों और संगठनों ने कैंसर के संभावित लिंक का सुझाव दिया। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA और यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण EFSA जैसी नियामक एजेंसियों सहित अन्य को ग्लाइफोसेट को मानव कैंसरजन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। 2. पर्यावरणीय प्रभाव। ग्लाइफोसेट एक गैरचयनात्मक खरपतवार नाशक है, जिसका अर्थ है कि यह खरपतवार सहित पौधों की एक विस्तृत श्रृंखला को मार सकता है। हालांकि यह गैर लक्षित पौधों और पारिस्थितिक तंत्रों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से जैव विविधता में कमी आ सकती है। ग्लाइफोसेट का उपयोग कृषि, वानिकी और भूनिर्माण में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। ग्लाइफोसेट के व्यापक उपयोग के कारण शाकनाशी प्रतिरोधी खरपतवारों के विकास के बारे में भी चिंताएं थीं। इस प्रतिरोध के कारण अन्य संभावित रूप से अधिक हानिकारक खरपतवार नाशक का उपयोग बढ़ सकता है। 3. भोजन में अवशेष। अनाज और अनाज सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों में ग्लाइफोसेट अवशेष पाए गए हैं। भोजन में अवशेष चिंता का विषय हैं, क्योंकि वे आहार में खरपतवार नाशक के संपर्क में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, ग्लाइफोसेट का उपयोग कभी कभी कटाई से पहले कुछ फसलों को सुखाने में सहायता के लिए एक शुष्कक के रूप में किया जाता है। यूरोपीय संघ में नियामक एजेंसियां उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न खाद्य उत्पादों में ग्लाइफोसेट के अधिकतम अवशेष स्तर MRL में बदलाव की समीक्षा और विचार कर रही थीं। 4. नियामक मूल्यांकन। यूरोपीय संघ ने ग्लाइफोसेट सहित कीटनाशकों में सक्रिय पदार्थों के उपयोग के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए नियामक प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण EFSA और यूरोपीय रसायन एजेंसी ECHA ने ग्लाइफोसेट की सुरक्षा पर उपलब्ध वैज्ञानिक डेटा की समीक्षा करते हुए व्यापक जोखिम मूल्यांकन किया। IARC वर्गीकरण और जनता की राय के साथ इन आकलन ने ग्लाइफोसेट के पुनः अनुमोदन और विनियमन के संबंध में यूरोपीय संघ की निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान दिया। एक विवादास्पद शाकनाशी ग्लाइफोसेट के 10 साल के नवीकरण के यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव पर आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहे हैं। पौधों, जानवरों, भोजन और चारा PFF पर स्थायी समिति के दौरान एक वोट में फ्रांस सहित कई सदस्य देशों ने भाग नहीं लिया, जबकि ऑस्ट्रिया, लक्समबर्ग और क्रोएशिया ने विस्तार के खिलाफ मतदान किया। पक्ष या विपक्ष में कोई स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण एक अपील समिति आयोग के प्रस्ताव की समीक्षा करेगी और दूसरा वोट नवंबर की पहली छमाही के लिए निर्धारित है। यूरोपीय आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि सदस्य देश समझौता करने के लिए बातचीत जारी रख सकते हैं, क्योंकि जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर खरपतवार नाशक के प्रभाव के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। यदि नवंबर के मतदान में योग्य बहुमत नहीं पहुंचता है, तो आयोग नवीनीकरण पर अंतिम निर्णय लेगा।
सितंबर में यूरोपीय संघ के कार्यकारी ने यूरोपीय संघ की खाद्य सुरक्षा एजेंसी FSA द्वारा जुलाई के मूल्यांकन में चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कमी का हवाला देते हुए दिसंबर में इसकी समाप्ति तिथि से आगे 10 वर्षों के लिए ग्लाइफोसेट के अनुमोदन को बढ़ाने की सिफारिश की थी। हालांकि यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने FSA विश्लेषण में डेटा अंतराल और विशेष रूप से उपभोक्ता आहार से संबंधित अनसुलझे मुद्दों को स्वीकार किया। यूरोपीय आयोग ने जोखिम शमन उपायों का प्रस्ताव देकर सदस्य राज्यों को समझाने का प्रयास किया, जैसे कि छिड़काव वाले क्षेत्रों के आसपास 10 मीटर बफर स्ट्रिप्स को लागू करना और स्प्रे बहाव को कम करने के लिए विशिष्ट नोजल का उपयोग करना। आयोग के नवीनीकरण प्रस्ताव की आलोचना करने वाले एक गैर सरकारी संगठन पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क (PAN) यूरोप ने सदस्य देशों द्वारा निर्णय में देरी करने के निर्णय का स्वागत किया, जिसमें मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को ग्लाइफोसेट के नुकसान के वैज्ञानिक प्रमाणों पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ऑस्ट्रिया और लक्जमबर्ग ने पहले नवीनीकरण के लिए अपने विरोध की घोषणा की थी। लक्जमबर्ग एकमात्र यूरोपीय संघ देश था जिसने अतीत में ग्लाइफोसेट पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया था। नीदरलैंड ने मुद्दे की जटिलता और उनके सूक्ष्म रुख पर जोर देते हुए मतदान से परहेज किया। सितंबर में जर्मन कृषि मंत्री ने भी ग्लाइफोसेट द्वारा जैव विविधता के लिए उत्पन्न खतरों पर प्रकाश डाला और यूरोपीय स्तर पर समन्वित चरणबद्ध समाप्ति का आह्वान किया। इटली ने कुछ शर्तों के साथ 10 साल के विस्तार के पक्ष में मतदान किया, जिसमें फसल संग्रह के दौरान ग्लाइफोसेट के उपयोग पर रोक लगाना भी शामिल है। 6 निष्कर्ष। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ग्लाइफोसेट के संबंध में नियामक निर्णय जटिल हो सकते हैं और चल रहे वैज्ञानिक मूल्यांकन और सार्वजनिक बहस का विषय हो सकते हैं। विस्प्रो प्लस ग्लाइफोसेट नियमों पर नवीनतम स्थिति के लिए www.fod.ec.europa.eu और www.efsa.europa.eu जैसी प्रासंगिक EU अधिकारियों और एजेंसियों से नवीनतम जानकारी की जांच करने की सलाह देता है।